तो झारखंड, ये नाम जब हम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद घने जंगल, खनिज या फिर वो आदिवासी संस्कृति। बिल्कुल। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो सीधे सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाली गाइड हैं। मतलब सूखे तथ्य, तारीखें और नाम। हाँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो आज हमारा काम है इन तथ्यों में जान डालना और झारखंड के इतिहास की एक कहानी ढूंढना। सही बात है। इसके नाम का मतलब से लेकर एक अलग राज्य बनने तक के लंबे और मुश्किल सफर की कहानी। बिल्कुल। इन गाइड बुक्स का मकसद तो सिर्फ जानकारी देना है, लेकिन हमारा इरादा उस जानकारी के पीछे छिपे जज्बात, वो संघर्ष और पहचान को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे जंगलों की भूमि का ये टुकड़ा अपनी अस्मिता के लिए, मतलब अपनी पहचान के लिए सदियों तक लड़ता रहा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसके नाम से ही। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। स्रोतों में साफ लिखा है झार मतलब जंगल और खंड मतलब क्षेत्र। जंगलों की भूमि। जंगलों की भूमि, ये तो सीधा सा मतलब है, पर मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि ब्रिटिश दस्तावेजों में भी इस इलाके को फॉरेस्ट ट्रैक्ट कहा गया है। बिल्कुल, जंगल का इलाका। तो ये कोई नया नाम नहीं है। नहीं, ये इस जगह की आत्मा है, उसकी पहचान है। ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं है, आप समझिए, ये एक सांस्कृतिक पहचान है। अच्छा। जंगल यहाँ के लोगों के जीवन का, उनकी पूजा का, उनकी अर्थव्यवस्था का, हर चीज का केंद्र रहे हैं। और ये भूमि छोटा नागपुर के पठार पर है, जो इसे खनिज तो देता है, पर साथ ही एक खास तरह की भौगोलिक चुनौती भी देता है, जिसने यहाँ के लोगों को मजबूत बनाया है। और स्रोतों में जो कुछ बुनियादी तथ्य हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। भारत का 28वां राज्य, हाँ, राजधानी रांची, हाँ, और स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। हाँ। यहाँ संथाल, मुंडा, उरांव, हो जैसी कई जनजातियां रहती हैं। संथाल इनमें सबसे बड़ी है, पर यह पहचान तो आज की है। हाँ, ये तो हाल की बात है। इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं। स्रोतों में जब मैंने खून कट्टी प्रथा के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि झारखंड की असली कहानी शायद यहीं से शुरू होती है। खूंट कट्टी, ये शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जमीन की एक व्यवस्था नहीं थी। तो ये क्या था? ये समाज का एक दर्शन था। अच्छा। देखिए, आज हम प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति की दुनिया में रहते हैं। सही बात है। जहाँ हर चीज किसी एक व्यक्ति की होती है। खूंट कट्टी इसके ठीक उल्टा था। अच्छा। यहाँ जमीन किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे कबीले या समुदाय की होती थी। पूरे समुदाय की। हाँ, जंगल साफ करके जो गांव बसाया, उस जमीन पर सभी का बराबर हक। ये मैं की नहीं, हम की व्यवस्था थी। अरे वाह, ये तो आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक जैसा लगता है। मतलब समाज में बराबरी की भावना पहले से ही थी। बिल्कुल। और फिर मध्यकाल में नागवंशी राजाओं का शासन आया, लेकिन कहानी में असली और शायद दर्दनाक मोड़ तब आया जब अंग्रेजों की एंट्री हुई। हाँ, 1765 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिले, तो उन्होंने इस हम वाली व्यवस्था पे हमला किया। कैसे? उन्होंने अपनी लगान और जमींदारी व्यवस्था थोप दी। उन्होंने कहा कि जमीन समुदाय की नहीं, बल्कि किसी एक मालिक की होगी और उसे सरकार को टैक्स देना होगा। ओहो। यहीं से बाहरी लोगों का दखल शुरू हुआ, जमींदार, साहूकार, ठेकेदार। और इन्हीं बाहरी लोगों को स्थानीय भाषा में एक नाम दिया गया, दिकू। दिकू। स्रोतों में ये शब्द बस बाहरी जमींदार के तौर पे लिखा है, पर मुझे लगता है इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। बहुत गहरा। दिकू सिर्फ एक शब्द नहीं है, आप समझिए, ये एक ऐतिहासिक दर्द है। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो उनकी दुनिया में घुसकर उनका शोषण कर रहे थे, उनकी जमीन छीन रहे थे, उनकी औरतों की बेइज्जती कर रहे थे। मतलब उनकी पूरी संस्कृति को ही खत्म कर रहे थे। बिल्कुल। तो जब कोई आदिवासी दिकू कहता था, तो उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि सदियों का शोषण और अन्याय का दर्द होता था। और इसी दर्द से फिर विद्रोह की आग भड़की। और ये आग एक बार नहीं, बार बार भड़की। हाँ, स्रोतों में 3 बड़े विद्रोहों का जिक्र है जो झारखंड की पहचान का हिस्सा बन गए। पहला तो 1784 में ही हो गया था, तिलका मांझी का विद्रोह। सोचिए, ये तो भारत की आजादी की पहली लड़ाई से भी बहुत बहुत पहले की बात है। सोचिए कितनी जल्दी उन्होंने खतरे को भांप लिया था। तिलका मांझी संथाल जनजाति के एक जबरदस्त नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों और उनके जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। नहीं। उन्होंने बाकायदा एक गुरिल्ला सेना बनाई थी, जो पेड़ों और पहाड़ियों में छिपकर अंग्रेजों पर हमला करती थी। अच्छा। और उन्होंने भागलपुर के कलेक्टर